आइए अब हम उस रचना कर्मी की तरफ बढ़ते हैं जिनका बहुत से लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा यश भाई से कि वो माइक पर आएं। आने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक ऐसा रचनाकार जिसके अंदर ना जाने कितनी अनंत यात्राएं चलती रहती हैं, जो सभी रचनाकारों में होती हैं, मगर मैंने देखा है कुछ एक विलक्षण ऐसे प्रतिभाएं, चाहे वो प्रताप भाई हों, शिशिर भाई हों, जिनमें अनेक विधाओं का एक ज्ञान है जो परिपक्वता के साथ है। एक होता है हमें थोड़ा सा शौक है, मैंने ये कर लिया, उनको थोड़ा सा शौक है, ये कर लिया। नहीं, ये जिस विधा पे भी हाथ लगाते हैं उसमें वो चाहे गद्य हो चाहे वो पद्य हो, वो पूरी तरह से अपने आप में संपूर्ण होती है। दो लाइनें कहना चाहूंगा यश भाई मुखातिब हों कि रचना उत्सव में यात्रा व्रत, रचना उत्सव में यात्रा व्रत, यात्रा में मैं, यात्राएं मुझ में। इन अनंत यात्राओं को लिए एक कवि आपसे मुखातिब होने जा रहे हैं, यश मालविया। जोरदार ताली से स्वागत करें। ये शहर अंधायुग का शहर रहा है और अब ये शहर लोई का भी है। मैं जब इस नाटक को पढ़ रहा था तो लगातार दृश्य रचते हुए प्रताप भाई सामने बोल के बैठते बतियाते हुए लग रहे थे। संवाद ऐसे कि उसमें समय बोले। हम टाइम मशीन में जैसे पीछे चले गए थे, कभी टाइम मशीन में जैसे आगे चले आए थे और ये समय व्यंजित होने लगा था। मैं बैठा हूं और सबसे ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा साहूकार। मुझे लग रहा है कि साहूकार, वो जो पद जलज ने अभी गाया था, खुद कबीर कहते हैं साहूकार के पास ले चलने के लिए आग्रह करते हैं। हिंदी के एक बड़े कथाकार का चित्र भी यहाँ लगा हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि क्या कलेजा रहा होगा कबीर का। वो अपने रकीब के पास ले चलने के लिए प्रस्तुत होते हैं। मुझे एक संदर्भ याद आता है, कालिया जी ने खुद बताया था कि नई नई शादी हुई थी और हम लोग चौक के किसी इलाके से निकल रहे थे और इनके मुंह से बेसाख्ता निकल गया एक व्यक्ति को सामने से आते देख के कि वो देखो मेरा रकीब आ रहा है। तो ममता जी पूछती है रकीब क्या? कालिया जी गड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं उर्दू में बुआ के लड़के को बोलते हैं। आप सोचिए कि किस तरह से तरल होके गद्य हमारे सामने आया है। और प्रवीण भाई कह रहे थे, मैं तो इस रचना को उपन्यास की ही तरह पढ़ ले गया। सचमुच मैं उपन्यास की तरह ही पढ़ रहा था इसको। और जैसे अजामिल भाई कह रहे थे कि कई बार ऐसा लगता था कि हम बोल के पढ़ते थे, और केवल बोल के नहीं पढ़ते थे, आईने के सामने खड़े होके पढ़ते थे। और ऐसे समय में जबकि प्रताप खुद अपनी लोई के साथ भी हैं, प्रतिमा यहाँ मौजूद है, और जिस भावभीने ढंग से इन्होंने नाटक समर्पित किया है, मुझे लगता है कि जब मैं लोई के बारे में सोच रहा था, सोचता चला जा रहा था, तो मुझे समानांतर रूप से तुलसी और रत्ना भी याद आ रहे थे। अमृतलाल नागर ने कभी जो काम मानस का हंस के माध्यम से किया था, लोई को रेखांकित करते हुए यही काम प्रताप सुमनशी ने अपने स्तर पे किया है। और मुझे एक बात और, एक संदर्भ और याद आ रहा है। जैसे कि प्रवीण ने ही कहा कि किसी बाहरी दबाव में ये नाटक नहीं लिखा गया है, ये भीतर की अर्ज पे लिखा गया है। ये सोच के नहीं लिखा गया है कि इसका कैसे मंचन होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये सब सोचा जाता है तो नाटक फिर नाटक नहीं रहता, वो एक प्रायोजित नाट्यकर्म हो जाता है। तो यमगाथा जब छप के आया, मुझे याद है यमगाथा के लोकार्पण समारोह में मैं था, नामवर जी आए हुए थे और कह रहे थे कि नाटक को 2-4-10 मंचन के बाद छपना चाहिए।
लेकिन ये वैसा नाटक नहीं है जैसे कि आमतौर पे नाटक होते हैं। ये नाटक की विधा में भी, नाटक के शिल्प में भी, नाटक के कंटेंट में भी ये काफी कुछ तोड़ता फोड़ता है और प्रचलित मान्यताओं को ध्वस्त करता हुआ चलता है। बातचीत के क्रम में, संवाद के क्रम में ऐसा लगता है जैसे कि हमारे सामने वो सारे दृश्य सजीव होते से लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये नाटक कई बार एक स्वदेश दीपक का वो पढ़ रहे थे, सबसे उदास कविता है, तो कविता जिस तरह से इस नाटक की अंतर्धारा में है, जैसा जामिल भाई कह रहे थे कि संसार का हर बड़ा नाटक किसी कवि का लिखा हुआ है। मुझे इस नाटक को पढ़ते हुए लगातार ये लग रहा था कि अब इसको पढ़ने के बाद नींद तो और भी बैरन हो जाएगी। मैं सो नहीं सका। मैंने फिर पढ़ा, जगह जगह पे जाके पढ़ा और हमको लगा कि ये नाटक लिखना प्रताप भाई के लिए जितना प्लेजर रहा होगा, उतना ही यातना के रास्ते पे चलना भी हुआ होगा। किस तरह से ये अपने भीतर टूटे फूटे होंगे, किस तरह से इन्होंने फिर संभाला होगा, किस तरह से रचनाओं और वाक्यांशों के अंतराल में कैसे ही छटपटाए होंगे अगला वाक्य रचने के लिए। फर्रुख भाई कहते हैं कि बहुत दिनों से मैं उसकी तलाश में गुम हूं, वो एक लफ्ज जो फर्रुख मुझे बयां कर दे। प्रताप कबीरमय हो गए। प्रताप और कबीर का कॉकटेल बनते हम देखते रहे। ये अपने आप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महत्व का काम भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस तरह से अन्वेषित किया था कबीर को, इस नाटक में थ्रू प्रॉपर चैनल प्रताप गए हैं, लोई के माध्यम से कबीर तक गए हैं। और कबीर को समझने के लिए इससे बड़ा गुण सूत्र दूसरा कोई नहीं हो सकता। आज के समय में जब फैशनेबल स्त्री विमर्श दिखाई देते हैं, ये एक ऐसा नाटक है जो स्त्री विमर्श को नए सिरे से देखने की एक दृष्टि भी देता है। उसके बाद जब हम नाटक को पढ़ते चलते हैं और नाटक में जो भाषा इस्तेमाल की गई है, जो हमारे समय में जो पठनीयता का संकट दिखाई दे रहा है, ये किताब आप लें और आपको ये इजाजत नहीं देगी कि आप सिरहाने रख के सो जाए इसको। ये सिरहाने रख के सोने वाली किताब नहीं है। इस किताब में ऐसा कुछ है, और इस नाटक को आज लिखे जाने की ऐसी क्या जरूरत थी? क्या रचनात्मक अर्ज थी कि इसे आज की तारीख में रचा जाए? आज जब हमारा समाज टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, कबीर 600 साल बाद नए सिरे से प्रासंगिक हो चले हैं, और अगर कबीर को समझना है तो लोई को समझते हुए हमें आज के अपने क्रूर समय को भी समझना होगा। खास तौर पे वो जो लोई का और कबीर का संवाद है, उस संवाद में एक ऐसा उजला प्रणय है, इतना पारदर्शी निवेदन है उसमें एक दूसरे के प्रति, इतना समर्पण है, प्रेम जिसकी सचमुच जरूरत अनुभव की जा सकती है आज के समय में। इस नफरत से भरे समय में इस किताब का छपना किसी सपने के तामीर होने जैसा है, और हम सब उस सपने के सच होने के साक्षी बने हैं। और बहुत छोटी सी बात कहता हूं, कवि चूंकि भविष्यवक्ता भी होता है, ये नाटक आने वाले दिनों में धूम मचाने जा रहा है, और ये धूम इस अर्थ में भी मचाएगा
जैसे कि हमारे शहर में ही ऐसे लोग हैं। प्रवीण ने कहा कि संगीत चाहिए, संगीत की जरूरत है। ये नाटक खुद अपना संगीत खोज लेगा। ये नाटक इतना सक्षम नाटक है कि अपने सुर लय ताल खुद साध लेगा। ये नाटक मैं महसूस कर रहा हूं कि आमतौर पे ऐसे समय में जब मौलिक नाटक न मिलते हों, नाटक के लिए कहानी के नाट्य रूपांतरण पर निर्भर होना होता हो, एक मौलिक नाटक बहुत साल बाद इलाहाबाद की धरती से आया है। ये इलाहाबाद की मिट्टी का ही रंग है कि यहाँ धर्मवीर भारती अंधायुग लिखते हैं और प्रताप सुवंशी लोई लिखते हैं। एक कवि का तरल हो जाना, कविता का तरल हो जाना, कविता का गद्य हो जाना हम देख रहे हैं। और देख रहे हैं कि नाटक ये केवल नाटक नहीं है, अपने आप में खुशबू का एक शिलालेख है जिसकी गंध में हम लोग भीग रहे हैं। और आने वाला समय इस नाटक को नए सिरे से केवल संवाद के स्तर पे ही नहीं, मंच के स्तर पे, और मंच के स्तर पे ही नहीं, लोगों के दिलों में हलचल मचा देने के स्तर पे आएगा। क्योंकि जो भी गुजरेगा नाटक से उसकी नींद तो जाएगी भाई। और मैं हूँ, आप हैं, और प्रताप भाई भी हैं। और प्रताप भाई से पूछना होगा कि उन्होंने इतना रचनात्मक जुल्म किया है तो इसका प्रतिकार भी होगा। और इलाहाबाद से ही ये आवाज़ उठेगी और दिल्ली बंबई में हाल भरे हुए मिलेंगे हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यश भाई।